सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर आप सभी का आज की +2 पॉलिटिकल साइंस क्लास में स्वागत करती हूँ। हम लेसन 3 पे चल रहे थे जो कि था नियोजित विकास की राजनीति। तो देखिए उसमें हमने अब तक पढ़ा कि कैसे भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने 3 चुनौतियाँ थी। उसमें से एक जो चुनौती थी वो था विकास करने की। तो विकास करने के लिए भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो रूस से प्रेरित थी। तो जो भारत ने पंचवर्षीय योजना का मॉडल अपनाया वो रूस से प्रेरित होकर अपनाया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने देखा कि कृषि पर मुख्य जोर दिया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों पर जोर दिया गया और तीसरी में फिर से उद्योगों की तरफ ही अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित रखा गया। तो आइए अब हम आगे का लेसन शुरू करते हैं। तो देखिए आज हमने शुरू करना है मुख्य परिणाम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो योजना बनाई गई उसका उद्देश्य क्या था, लोगों की भलाई करना। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, सिंचाई कृषि के अंतर्गत देखिए सिंचाई और बिजली का प्रबंध करने के लिए बाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए ताकि वहाँ पर एक तो बिजली भी उत्पादित की जा सके और दूसरा सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो सके। दूसरी योजना में हमने भारी उद्योग पे अपना ध्यान केंद्रित किया जिससे कारखाने लगाए गए, बड़े परिवहन के साधनों के विकसित करने की तरफ ध्यान दिया गया। तो देखिए भूमि सुधार, अब जो हमारा टॉपिक आता है भूमि सुधार के लिए सरकार ने क्या किया कि जो भूमिहीन किसान थे उन्हें जो ज़मीन आवंटित की गई बड़े बड़े किसानों से लेकर, जिन्हें जो ज़मीन लेके बैठे थे लेकिन जिनकी कृषि में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तो सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया कि उन लोगों को ज़मीन मिले जिनके पास नहीं थी। ये एक अखबार की कटिंग आपको इसमें दिखाई गई है। तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, 13 डाइज ऑफ हंगर इन बिहार। तो देखिए भारत में अकाल पड़ा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है खाद्यान्न संकट। तो ये जो अखबार की कटिंग्स हैं वो यही शो कर रही हैं कि खाद्यान्न संकट का कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए खाद्यान्न संकट 1965 और 67 के बीच में भारत के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा और उसके अलावा भारत ने 2 युद्ध भी झेले थे, एक तो चीन के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ, जिससे भारत की जो वित्तीय स्थिति थी वो भी ख़राब चल रही थी। उधर से कृषि भी अच्छी नहीं हुई तो भारत के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देखिए जो एक आम व्यक्ति है उसे प्रतिदिन भोजन में एक निश्चित मात्रा में कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर हमें वो कैलोरीज नहीं मिलती तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। देखिए अब बिहार में क्या था, 2200 कैलोरी एक इंसान को चाहिए प्रतिदिन, लेकिन वहाँ क्या 1200 कैलोरीज ही उन्हें मिल पा रही थी क्योंकि खाद्यान्न संकट था, कीमतें बढ़ रही थी और वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं। तो देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा बिहार में। जो चावल है, गेहूँ है, उनके दाम 2 गुने हो चुके थे। ठीक है जी। तो भारत को एक तो बाहर से गेहूँ आयात करना पड़ा, दूसरा जो विदेशी देश थे उनसे मदद भी लेनी पड़ी जैसे अमेरिका से। तो अब जो भारत के सामने मुख्य समस्या थी कि वो अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए खाद्यान्न के मामले में। तो देखिए हरित क्रांति अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। हरित क्रांति, इसके बारे में हम 9, 10, +1 सब में पढ़ चुके हैं लगभग। हरित क्रांति क्या है आप सभी जानते हैं कि उत्तम क्वालिटी के बीजों का प्रयोग करके और कीटनाशकों का प्रयोग करके, सिंचाई के बेहतर साधनों का प्रयोग कर उसी ज़मीन से अधिक पैदावार लेना। तो ये क्या थी, हरित क्रांति। लेकिन इसका फ़ायदा किसे हुआ, अमीर लोगों को, जो अमीर किसान थे उन्हें, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के बीज थे, महंगे सिंचाई
साधन थे, उर्वरक, कीटनाशक थे, वो उन लोगों ने खरीदे। उनके खेत भी बड़े बड़े थे, तो उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो चलिए पहले इसी टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। जो हरित क्रांति थी उसका मेन फ़ायदा कहाँ मिला? देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। बाकी देश पे इतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं हुआ, तो उसके भी कुछ कारण थे। क्योंकि जहाँ छोटे छोटे खेत थे, लोगों के पास अधिक धन नहीं था वो इन सब साधनों को खरीद सकें। तो चलिए, हरित क्रांति के बाद अब हम देखेंगे श्वेत क्रांति। देखिए, हरित क्रांति जहाँ कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी। आपने अमूल की ऐड देखी होगी, है ना, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल बटर। तो ये जो श्वेत क्रांति है वो दूध से संबंधित है। ये अमूल नाम की कंपनी, जो कि गुजरात के आणंद शहर में है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। इसमें देखिए 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं इससे। वो प्रतिदिन सुबह लाकर अपना दूध इन्हें देते हैं, और ये अमूल का दूध पूरे देश में बिकता है। देखिए, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको अमूल की लस्सी, अमूल का दूध, दही, मक्खन, चीज़, सब चीज़ें मिल जाएंगी अमूल की। तो ये जो वहाँ ऑपरेशन चला, इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया, कि उसमें लोगों को प्रेरित किया गया वो अपने घर में पशु रखें और उनका दूध प्रतिदिन लाके वहाँ बेच दें। क्योंकि देखिए, आपने अगर पशु रख लिया, कोई आपका दूध खरीदने वाला नहीं है तो भी दिक्कत। अब आपको पता है कि आपका दूध वहाँ बिक जाना, तो लोग रखेंगे। देखिए, इसका क्या फ़ायदा हुआ वहाँ के लोगों को? एक तो उनका, आप ध्यान से देखिए, ग्रामीण लोगों को रोज़गार का अवसर प्राप्त हुआ, उनकी आमदनी बढ़ी, गरीबी दूर हो गई। ये हमें श्वेत क्रांति का फ़ायदा हुआ। हरित क्रांति का क्या फ़ायदा हुआ? कि हमारे देश में जो उत्पादन था वो बढ़ा, और हम कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में। चलिए, उसके बाद के बदलाव देख लेते हैं। हमने श्वेत क्रांति लाई, हरित क्रांति, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? तो देखते हैं, 1967 के बाद सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी बहुत से कदम उठाए। देखिए, सबसे पहला क्या था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। निजी बैंक थे, उन्हें राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गरीबों की भलाई के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए, समाजवादी नीतियां अपनाई। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार था वो ज़्यादा होने के कारण हमें जो विकास की दर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। हमारी जो विकास दर है वो 3 से 3.5% ही रही है। ये एक आपको कार्टून दिखाया गया इसमें देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी भूखमरी और अभाव से पार हो जाएंगे। इस बीच थोड़े चने चबाने के से काम चलाइए। मतलब अगर खाद्यान्न नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से काम चलाएं। तो यहीं पे हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। ये बहुत बढ़िया लेसन था। देखिए, इसमें आपको पता चला होगा कि विकास क्या है, हमारी जो योजनाएं थी उसमें किस चीज़ों को प्राथमिकता दी गई। उसके अलावा सरकार ने हरित क्रांति कैसे लाई, दुग्ध क्रांति कैसे आई, और जो आर्थिक विकास है उसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, समाजवादी नीतियों के अनुसार चलना, गरीबों की भलाई के लिए कार्यक्रम करना। तो चलिए, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी लेसन के। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।